हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेगुलर क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट करा है वो बैंकिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करा है। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे मैंने क्या बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। जो लास्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट करी है वो 6 नंबर के लिए थी। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। अब जो मैं यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ वो 12 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात ये है कि ये पहले भी 12 नंबर की थी और आज भी 12 नंबर की है। इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 3। ठीक है। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपके फ्रेंड के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति ये एक यूनिट है। इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 12 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें समग्र मांग का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। समग्र को इंग्लिश में कहा जाता है कुल। क्या कहा जाता है? कुल। तो यानी समग्र का मतलब क्या हुआ? कुल हुआ। मांग का मतलब तो मांग है। तो यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग के जोड़ को ही समग्र मांग कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था के अंदर, एक कोई भी अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु सेवाओं की मांग के जोड़ को समग्र मांग कहा जाता है। और समग्र मांग को खर्च के रूप में मापते हैं। किस रूप में मापते हैं? खर्च के रूप में। यानी अगर मैं खर्च कर रहा हूं तो इसका मतलब मांग कर रहा हूं, और अगर मांग कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं खर्च कर रहा हूं। इसलिए इसको खर्च के रूप में मापा जाता है। अब आपके मन में सवाल है, सर इसको खर्च के रूप में ही क्यों मापा जाता है, अदरवाइज क्यों इसको क्यों नहीं नापते? इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरे भारत के अंदर 3 वस्तुओं की मांग की बात करी है। गेहूं, पेट्रोल, कपड़ा। गेहूं की 100 किलो मांग हो रही है, ठीक है। पेट्रोल की 500 लीटर की मांग हो रही है, और कपड़े की 600 मीटर की मांग हो रही है। अगर मैं टोटल करना चाहूं तो क्या मैं टोटल कर पाऊंगा? नहीं। इसकी अलग यूनिट है, इसकी अलग यूनिट है, और इसकी अलग यूनिट है। सेम अगर यूनिट होती तो ही मैं इसको जोड़ पाऊंगा, अदरवाइज इसको जोड़ नहीं पाऊंगा। अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लूं, गेहूं की मांग, गेहूं मैंने माना 10 रुपए किलो, इसके हिसाब से गेहूं की मांग कितनी हुई? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 रुपये। पेट्रोल की कीमत मैं मान लेता हूँ 100 रुपए के लीटर के हिसाब से, तो कितने हो गए? 50,000 रुपये का। अब मैं बात करता हूँ कपड़े की। कपड़ा मैंने माना 50 रुपये मीटर। कितने रुपए मीटर? 50 रुपये मीटर। 5 × 30, 5 × 30, ये 30,000 रुपये का मैंने कपड़ा माना। अगर इन सबकी अगर मांग, अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो ये बनेगा 81,000 रुपये। यानी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो खर्च हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 81,000 रुपये। और यानी दूसरे अल्फाजों में कहा जाए, वस्तु सेवाओं पे जो खर्च करा जा रहा है, कितना करा जा रहा है? 81,000 रुपये। इसी को हम क्या कह सकते हैं? समग्र मांग कह सकते हैं। होपफुली आपको समग्र मांग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम समग्र मांग के घटक की। एलिमेंट्स क्या है? इसको समझने के लिए पहले हमें बता दूं कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक तो बंद अर्थव्यवस्था की और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब मैं इंडिया के अंदर की बात करता हूँ, केवल केवल इंडिया के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर मैं इंडिया के अंदर की बात तो करते ही करता हूँ, प्लस इंडिया से बाहर की बात भी करता हूँ, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्री है, बाकी कंट्री है, उनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसको खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था केवल इंडिया के अंदर की बातें करी जाती है, दूसरी कंट्रियों के से हम लेन देन की बात नहीं करते। बंद अर्थव्यवस्था को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। बात करता हूं 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं सर? 2 क्षेत्रीय नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका। इस अर्थव्यवस्था के अंदर 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है परिवार क्षेत्र, दूसरा होता है उत्पादक क्षेत्र। वस्तु सेवाओं को जो उपभोग करता है उसको कहा जाता है परिवार क्षेत्र। जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है उसको कहा जाता है उत्पादक क्षेत्र। अगर जो परिवार क्षेत्र जो पैसे खर्च करता है उसको कंजम्पशन कहा जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से अगर जो उत्पादक जो पैसे खर्च करता है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। तो यानी इस अर्थव्यवस्था के अंदर 2 खर्चे हुए, तो सी और आई। अगर हमसे कोई कहेगा इस अर्थव्यवस्था की मांग पता लगाइए जी, तो हम कहेंगे जी एडी इज इक्वल टू होगा सी प्लस आई। सी प्लस आई, ये कौन सी अर्थव्यवस्था की मांग होगी? 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की।
यहां पर 3 क्षेत्र होंगे, 3 का मतलब 3, ये दो तो रहेंगे रहेंगे, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, और तीसरी और एक क्षेत्र और आ जाएगा सरकार। सरकार उपभोग भी करती है और निवेश भी करती है, यानी यहाँ पर 3 सेक्टर हो गए, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकार। और 3 तरह के खर्चे होंगे। परिवार क्षेत्र जो पैसे खर्च करता है उसको सी कहा जाता है, इसको आई कहा जाता है, और जो गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है उसको जी कहा जाता है। यानी अगर इस अर्थव्यवस्था की अगर मैं मांग की बात करूं या खर्च की बात करूं तो यहाँ पर होगा एडी इक्वल टू होगा सी प्लस आई प्लस जी। कौन सी अर्थव्यवस्था की? त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। अब बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर मैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जान सकता हूं इसको। क्यों? इसमें कितने क्षेत्र होते हैं? 4। एक तो परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार और शेष विश्व। यहां और 4 ही खर्च होंगे। परिवार जो खर्च करता है उसको कहा जाता है सी, ओके। उत्पादक जो पैसे खर्च करता है उसको कहा जाता है आई, और सरकार जो पैसे खर्च करती है उसको कहा जाता है जी। और जो यहाँ जो पैसे खर्च होते हैं उसको एक्स माइनस एम के नाम से जानते हैं, जिसको शुद्ध निर्यात के बारे में कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो यानी यहाँ पर 4 खर्चे होंगे। कितने खर्चे होंगे? 4। तो यानी अगर यहाँ से हमसे कोई पूछेगा यहाँ 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर या खुली अर्थव्यवस्था के अंदर जो एडी की बात होगी वो कितनी होगी? एडी इक्वल टू होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मैं कुछ नहीं कर रहा, अर्थव्यवस्था के अंदर जो खर्च हो रहा है वस्तुओं सेवाओं पर उनको जोड़ रहा हूं मैं, और वही क्या निकल जाएगी? मांग निकल जाएगी। तो यानी हमने बात करी किसकी? समग्र मांग की, घटक की। ठीक है। ज्यादा तो जो हम बात करेंगे सीडी के अंदर, एडी की बात जो करेंगे हम 12th लेवल पर, वो एडी इक्वल टू होगा सी प्लस आई। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट की, समग्र मांग अनुसूची, एडी शेड्यूल। हमारी पूरे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की इनकम 0 हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि उपभोग 0 हो। कोई 0 इनकम पे उपभोग होता ही होता है। हाँ, इसी को स्वायत्त उपभोग कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्वायत्त उपभोग किसे कहते हैं? स्वायत्त उपभोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम 0 होती है उस लेवल के उपभोग को ही क्या कहा जाता है? स्वायत्त उपभोग कहते हैं। 0 लेवल पे कितना उपभोग मान रखा है मैंने? 20। इसी को स्वायत्त उपभोग कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता। इनकम के बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता। मतलब इनकम ज्यादा बढ़ती है, उपभोग कम बढ़ता है। इनकम 0 से कितनी हो गई? 20। कितना चेंज आया? 20 का। यहाँ पर 20 से कितना हुआ? 30। कितने का चेंज आया? 10 का। इसी बात को मैं कह रहा था, जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता है। फिर यहाँ पर 20 10 20 10 20 10, यानी यहाँ पर 20 का चेंज आ रहा है, यहाँ पर 10 का चेंज आ रहा है, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है। बात करते हैं निवेश की। निवेश 2 तरह के होते हैं। एक तो स्वायत्त निवेश, जब इनकम के साथ निवेश को कोई ताल्लुक नहीं होता। किसके साथ? इनकम के साथ कोई निवेश को कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसी को कहा जाता है स्वतंत्र निवेश। यानी इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट पर, निवेश पर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसी को कहा जाएगा स्वतंत्र निवेश या स्वायत्त निवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंडिपेंडेंट निवेश कहा जाता है, या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो सर प्रेरित निवेश कौन सा होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम के बढ़ने के साथ जब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, इनकम के बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? बढ़ता है, तो इसी को कहा जाता है प्रेरित निवेश। या इनकम के घटने के साथ निवेश भी क्या होता है? घटता है, इसी को कहा जाता है प्रेरित निवेश। ठीक। ये टेबल जो बनाई थी मैंने, इसमें एडी की तो बात नहीं करी, अब करूंगा। एडी के अंदर एडी इक्वल टू होती है सी प्लस आई। 10 और 20 और 10 30, 30 और 10 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70। ये हो गई समग्र मांग अनुसूची। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। जो टेबल मैंने बनाई है इसको डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा किसका? निवेश का। ये कर्व बनाया मैंने, डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पर हम दिखाएंगे, जो डायग्राम बनाएंगे यहां दिखाएंगे आय, रोजगार, जीडीपी, और जो दूसरी चीज होगी उसको हम यहां दिखाएंगे। जैसे मैं अब बना रहा हूं किसका? निवेश का, तो निवेश को दिखाएंगे यहां पर। यहां पर 20-20 का गैप करा मैंने,
इनकम में कितने कितने गैप आ रहा है, 20 20 का 0 20 20 40 60 80। ठीक, यहाँ पर 10 का गैप कर ले, कुछ भी गैप कर ले, ये तो कांस्टेंट रहना है वैसे। जब इनकम 0 है तो कितना इन्वेस्टमेंट है, 10 का। ओके, जब इनकम 20 है तो कितना है, 10 का। 40 पर 10 का, 60 पर 10 का और 80 पर 10 का। इन सारे पॉइंटों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, निवेश का वक्र बन जाएगा। इन सिंपल वर्डों में मैं कह सकता हूँ कि निवेश का जो वक्र बनता है वो पैरेलल बनता है, समांतर बनता है, किसके समांतर होता है, एक्स अक्ष के। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टेबल के आधार पर ही मैं बनाऊंगा कंजम्पशन कर्व। ये रहा, ये बना रखा है मैंने। यहाँ मैंने बताया कि आय, रोजगार, जीडीपी दिखाएंगे। जो बाकी चीजें, जैसे मुझे अब उपभोग दिखाना है, इसके अंदर क्या दिखाना है, उपभोग, तो मैं कंजम्पशन ले लिखूंगा, बाकी चीजें होगी उसको यहाँ पर हम तो यहाँ आय, रोजगार, जीडीपी रखते रहते हैं। जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है, 20। इनकम 0, कंजम्पशन 20। 20 पे कितना है, 30। 40 पे कितना है, 40। इन 3 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ। इन तीनों पॉइंटों को मिलाने के बाद क्या बन गया, बना दिया मैंने कंजम्पशन कर्व बना दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर इसी पे मेरे को मैंने ये बना दिया, कंजम्पशन बना दिया। अगर एडी वक्र के बारे में बात करता हूँ, अगर एडी वक्र जो अगर मैं बनाऊंगा, इसी के ऊपर अगर मैं बनाता हूँ, एक को रफ कर देता हूँ इसमें डबल, ये बनेगा यहां से बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, आई, और आई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। इस वजह से इसका जो गैप रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये नंबरिंग से बना के दिखाया मैंने, आप जो डायरेक्ट बना सकते हैं। ये यहां दिखाते हैं हम आय, रोजगार, जीडीपी, ये बनेगा ये सी। यहां दिखाया मैंने कंजम्पशन इन उपभोग, और दूसरा मैं दिखाऊंगा यहाँ पर एडी। अगर मैं इसी डायग्राम पर अगर मैं एडी वक्र बनाऊंगा तो वो ऊपर की तरफ बनेगा पैरेलल। ये जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए वो समग्र मांग से रिलेटेड थे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये समग्र मांग से रिलेटेड थे। अब आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।